हाँ, डिस्कशन क्या क्या था? डीपीपी नंबर A5, ठीक है। चलो, डीपीपी नंबर A5, ए और सी, बी और सी, फोर्थ में ABC, फिफ्थ में C और D, सिक्स में B और C, सेवन में C और D, एट में ACD, नाइन्थ में AC और 10 में A/4। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, क्या रहा है? 0 to 10 आ रहा है। सोल्व ही नहीं किया होगा तुमने सही से। क्या कंडीशन लगाई? तो उससे तो x ग्रेटर देन इक्वल 9 आता है, नहीं आया तुम्हारे? उससे x ग्रेटर देन इक्वल 9 आएगा। डिफाइन करके करेंगे ना भाई। ये तुम्हारा 10cx-1 ग्रेटर देन इक्वल किसके आ जाएगा? 3 10cx। तो ये फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल x-1 फैक्टोरियल 11 - x ग्रेटर देन इक्वल 3 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल x फैक्टोरियल 10 माइनस। अब ये जो है इससे कैंसिल होगा तो यहाँ x बचेगा, ये इससे कैंसिल होगा तो 11 - x बचेगा। तो x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा? 33 - 3x। तो 4x जो है वो ग्रेटर देन 33/9 4 हो जाएगा। तो 8 पॉइंट कुछ आएगा ना, और 10 से बड़ा होगा नहीं क्योंकि एनसीआर में n ग्रेटर देन r होता है। तो 9 और 10 दो वैल्यू ले लेगा ये। 8 पॉइंट कुछ आएगा ना, और 10 से बड़ा हो नहीं सकता तो नेचुरल नंबर है, तो 9 और 10 दो वैल्यू लेगा। और इक्वलिटी भी नहीं लगानी है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना। नहीं कर सकते हैं क्या? अरे नालायक, फैक्टोरियल डिफाइन कर रहा है तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव पूछेगा क्या? फैक्टोरियल अगर हम किसी का डिफाइन कर रहे हैं इसका मतलब क्वांटिटी क्या है? होल नंबर। चलो इसके बाद आ जाओ 4। अच्छा 4 तो अभी अपन ने पढ़ा ही नहीं है शायद, है ना? हाँ, अभी आइडेंटिकल फंक्शन नहीं पढ़ा अपन ने। चलो कोई बात नहीं। 5, 6, 7,
7 में आ जाओ, क्या है एक्चुअली इसमें राइट हैंड साइड को सोल्व करोगे ना तो 1 आ जाएगी, तो हाँ फिर स्क्वायर कर लो, या तो स्क्वायर कर लो या मोड ओपन कर लो, दोनों से आंसर आ जाए ना। जैसे भी मोड तो ओपन करेंगे तो -1 से 1 होगा, तो फिर दो केस बनाने पड़ेंगे ना। और स्क्वायर करोगे तो फिर ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर से ए माइनस बी ए प्लस बी आएगा, तो फिर वो नहीं करना पड़ेगा। ये है, तो ये जो राइट हैंड साइड है ना, ये सोल्व होके 1 आ जाएगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, तो कांस्टेंट वैल्यू निकालेंगे, तो स्क्वायर करके सोल्व करना ज्यादा फायदेमंद रहता है। इधर ले आएंगे तो फैक्टर डायरेक्ट कर देंगे ना, ए माइनस बी ए प्लस बी से, तो वो ज्यादा ठीक रहता है। 8 9 10 ऑनलाइन वालों को इसके अलावा कुछ पूछना, क्वेश्चन नंबर 10 पूछना है, ठीक है। देखो बेटा 10 में क्या है वो समझ। अच्छा तो ठीक है, सोल्व करना पड़ेगा, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने को। भाई के इक्वल्स टू 0 से कहां तक है, इनफाइनाइट कॉट क्यूब 2 की पावर के थीटा माइनस कॉट 2 की पावर के थीटा, और साथ में कितना है साइन 2 की पावर के थीटा, है ना। तो अब हम करें कि जैसे 2 की पावर के थीटा एक एंगल है, तो इसको एक टाइम के लिए मैं कितना समझ लूं, फाई समझ लो, है ना। बार बार मुझे नहीं लिखना पड़ेगा, एक टाइम के लिए इस एंगल को मैंने कितना समझ लिया, फाई। बाद में फिर वापस फाई की वैल्यू पुट कर देंगे, समेशन तो अभी डिफाइन कर नहीं रहा मैं, है ना। तो अब समझो ये क्या हो गया तुम्हारा, कॉट क्यूब को कितना लिखोगे 1/10, है ना, और ये भी कितना हो जाएगा 1/tan थीटा। ये कितना है तुम्हारे पास, साइन 4 है यहाँ पे ना, साइन 4 थीटा। तो अब ये हो गया समेशन, इसको एलशियम ले लो, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा ये जो टेन क्यूब नीचे बचेगा ना, इसको टेन थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा लिख दो। उससे फायदा क्या होगा कि ये जो टर्म है ये 2 टेन थीटा का फॉर्मूला बन जाएगी। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो नीचे ही कितना बन जाएगा, टेन 2 थीटा। अच्छा ये जो टेन स्क्वायर थीटा, इसको साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना है साइन 4 थीटा। तो यहां से कैंसिल होके कितना बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर भी ऊपर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को क्या लिख देंगे, हाँ उसको अपन लिख देंगे साइन 2 थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर। फिर तुम समझो कि ये भी साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा ही तो होगा, और ये है अपने पास साइन 2 थीटा का स्क्वायर अपॉन 4, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, एक पावर कैंसिल हो जाएगी। तो ये बचेगा अपने पास 2 है, यहाँ पे अपने पास 4 बचेगा, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा अपॉन 4, फाइनली ये बच जाएगा। तो ये 1/4 नहीं, ये तो 2 अभी अपनी बचा 2 बचेगा। अब इसको वापस वो लिख दो, कितना साइन 4 थीटा अपॉन 4, ये बचा। अब ये 4 दे, ये 1/4 तो ये समेशन के बराबर कितना है 0 टू इनफाइनाइट है, थीटा की जगह ये डाल दो और 4, तो इसको तुम ऐसे नहीं लिख सकते 2 की पावर के प्लस 2 थीटा, ऐसे नहीं लिख सकते, 4 है ना आगे, तो 2 की पावर 2 हो गया ना, तो 2 की पावर के प्लस 2। अब ये जो चीज लिखी हुई है और जो क्वेश्चन में गिवन है, दोनों सेम चीज है, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे 2 की पावर के है, तो यहाँ सम कहां से शुरू हो रहा है, 2 से। 2 की जगह ये कहां से शुरू हो रहा है, 0 से, तो पावर कितनी है के प्लस 2। तो जैसे 0 डालोगे तो पहली टर्म वही मिलेगी जो उसकी पहली टर्म होगी, दूसरी टर्म वही मिलेगी जो उसकी दूसरी टर्म होगी। तो इस पूरे की वैल्यू मुझे कितनी पता है, A/4 आंसर आ जाएगा। इस पूरे की वैल्यू ए पता है, तो आंसर कितना आ जाएगा, A/2। 8, अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है,
अरे तो फंक्शनल इक्वेशन इसमें कुछ भी नहीं करना, जैसे ए ऑप्शन में 2 दे रखा है ना, तो x की वैल्यू 2 डाल दो, बस वो रिलेशन आ जाएगा अपने आप। एक बार x की वैल्यू कितने डाल दो, 1 डाल दो, हाफ डाल दो, बस ये वैल्यू पुट करनी है। तो वो जो दे रखे हैं वो अपने आप ऑप्शन बनते जाएंगे और कुछ भी नहीं करना है। 1 2 और हाफ ये पुट कर देना है, ऑप्शन अपने आप बनते जाएंगे, है ना। चलो इसके बाद आ जाते हैं, ये हो गया डीपीपी का। शीट में बताओ क्या था। एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट का सेक्शन डी में जो रिमेनिंग थे ना। एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट सेक्शन डी में आ जाते हैं। तो D4 तक तो अपन ने कर लिए थे, D5 भी कर लिया था। चलो पहले आते हैं D6, D6, D7, D6 का थर्ड, थर्ड क्या 5, 5 तो आसान है ना, मैंने कल भी बताया था, ये सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर अलग अलग लग जाएंगे। ये हम बात कर रहे हैं D6 के 5 की, है ना, तो सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर अलग अलग लग जाएंगे। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हमेशा अपनी क्या लेता है, कांस्टेंट वैल्यू। तो अगर 0 से π/4 में बात करोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर tan x 0 और ग्रेटेस्ट इंटीजर sec x 1। बस 1 आंसर आ गया, एकदम आसान है। तो चलो इसके बाद आ जाओ D7, D8, D8 का सेकंड क्या चीज देखनी है, इंजेक्टिव तो दिख ही रहा है, एक्स स्क्वायर है, 1 और -1 पे वैल्यू क्या आएगी, सेम। 1 और -1 पे वैल्यू क्या आएगी, सेम। 1 और -1 पे वैल्यू क्या आएगी, सेम, है ना। तो वो तो दिख ही रहा है। दूसरा, इसकी रेंज भी देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को नीचे डिवाइड कर दो। यार इसमें बीच बीच में आवाज गायब हो जाती है, या तो बैटरी लो है इसकी, है ना। तो 1 1 तो समझ में आ गया ना, काउंटर एग्जांपल से देख लिया अपन ने कि हम ये बात कर रहे हैं किसके, बेटा D8 के सेकंड की बात कर रहे हैं ना, D8 के सेकंड की हम बात कर रहे हैं। और 1 और -1 पे वैल्यू सेम, इसका मतलब मेनी 1। दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये वो बन जाएगा 1/x² + 1/x²। एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा वो 1/x² + 1। चलो अब अगर तुम्हें ऑन टू इनटू देखना है तो रेंज निकाल लो इसकी, है ना। और रेंज कैसे निकालोगे, रेंज तो वैसे ही निकल जाएगी इसकी। ये कौन सा है, D8 का सेकंड, इसको वैसे लिख दो ना, +1 -1, मैंने कहा था ना सेम टाइप अपॉन सेम टाइप, या उससे भी निकाल लेते क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक से, तो भी रेंज आ जाती। या ऐसे लिख लो, किसी से भी कर लो। D9, D9 तो क्लास में करा दिया ना, नहीं कराया क्या, नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ D9 क्लास में नहीं कराया क्या मैंने।
क्लास में कराया, तुम लोग ध्यान ही नहीं रखते हो यार, क्या करें। यही कराया। क्या चीज देखनी इसमें बताओ? वन वन मेनी वन देखना है कि ऑन टू इन टू देखना है? तो मैं इतनी बार तो समझाता हूँ, कुछ ना हो तो कम से कम क्लास नोट्स तो कर लो। है ना, कर रखा है। तो वही तो है। क्या चीज भाई देखो, तो फिर भी मैं बता दूंगा, बताइए क्या पूछना चाह रहे हो उसमें, क्या चीज नहीं देखी है? हाँ, तो -2 से 2 में माइनस इनफिनिट से इनफिनिट जाएगा, बस वही चीज। चलो इसके बाद आ जाओ D10। D11। D11 में कौन सा? एक तो नंबर ऑफ फंक्शन है और एक नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन है, कौन सा वाला? दोनों। दोनों पूछना है। हाँ, तो एक तो अपन ने क्लास में कर दिया और एक अभी अपन ने पढ़ा ही नहीं है। हालांकि फर्क कुछ नहीं पड़ता, जो पढ़ा है वो भी तुम्हें पूछना है, जो नहीं पढ़ा वो भी तुम्हें पूछना है। तो कोई बहुत ज्यादा फर्क वाली बात नहीं है। फंक्शन वाला तो मैं बता चुका हूँ कि नंबर ऑफ फंक्शन, एक जगह अपन ने फॉर्मूला भी बना लिया था शायद, n⁻n करके ऐसा कुछ। तो नंबर ऑफ फंक्शन वाला तो क्लास में बताया जा चुका है। और ये ऑन टू वाला अब आज बताऊंगा। पहले इसलिए दे दिया था कि भाई तुम्हें पता लगता है कि नहीं लगता, या खुद से सोच लेते हो। पर जब तुम फंक्शन ही भूल गए तो फिर खुद से ऑन टू कैसे सोचोगे। चलो ठीक है, तो ये अभी ऑन टू वाला आ जाएगा यार। ठीक है। चलो, यही था बस सेक्शन डी का बचाव पार्ट। ऑनलाइन वाले इसके अलावा कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ, कहाँ है ऑनलाइन वाले भाई? क्या ऑनलाइन वाले इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं पूछना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर आगे बढ़े। पूछ रहे तो पूछ लो, देखो पूछना तुम्हारा क्या है। हाँ, बताना हमारा फर्ज है। अब पढ़ा रखा होगा तो बता देंगे कि वहां करा रखा है, नहीं पढ़ा रखा होगा तो फिर बोर्ड में बताएंगे। अब वो पढ़ा हुआ निकलता है तो फिर अब क्या बताएं, फिर बता देते हैं भाई वहां कराया है, और क्या कर सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं और क्या। तो ऐसे पूछना चाहो तो पूछ लो, कम ही पूछते हैं ऑनलाइन वाले, डाउट क्या बात है। तो P1 वाले में तो ऑनलाइन वाले ज्यादा डाउट पूछते हैं, तुम में ऑनलाइन वाले कम डाउट पूछते हैं, क्या बात है। चलो, नहीं पूछना फिर आगे बढ़े। ठीक है, तो निकालो फिर क्लास नोट्स कहाँ तक पहुंच गए थे। कुछ और सवाल भी दिए थे क्या मैंने कुछ करने? अच्छा, एक मैंने वो दिया था कि भाई वो जो फंक्शन अगर वन वन वाला तो मैंने करा दिया था, और फिर मैंने कहा था कि अगर बाइजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव होगा तो फिर क्या करना है वो तुम्हें सोच के आना था। करिए, बताओ फिर आंसर क्या करके आए भाई। आंसर क्या रहेगा? सेम। ठीक है। सेम क्यों रहेगा? क्योंकि बाइजेक्टिव में दो चीज आती है ना, वन वन और ऑन टू। तो ऑन टू तो वो फंक्शन है ही सही, क्योंकि कौन सा फंक्शन लिखा हुआ है, क्यूबिक। तो ऑन टू की इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा देने नहीं देने से सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से वो वन वन लिखे चाहे बाइजेक्टिव लिखे, आंसर क्या आने वाला है? सी। तो उसका आंसर भी वही लिख लो, ए ग्रेटर देन इक्वल 1/4 और बी बिलोंग्स टू आर। कारण समझ में आता है? क्योंकि बाइजेक्टिव में दो चीजें आती है, ऑन टू और वन वन। लेकिन चूंकि क्यूबिक फंक्शन है, कोई बाउंडेशन नहीं है, तो 100% ऑन टू होगा।
और वो ऑन टू है तो उसका तो कोई यूज होना ही नहीं है, तो फिर किस चीज का यूज होना है, वन वन का ही यूज होना है ना। चलो चले अब वन वन मैनी वन ऑन टू इनटू देखना अपने को आ गया। अब कुछ पीएनसी रिलेटेड प्रॉब्लम इसमें बनती है, वो यहाँ पे हम कर लेंगे। पीएनसी रिलेटेड प्रॉब्लम भी कुछ वन वन ऑन टू में बनती है, उनको करेंगे आज। ठीक है, चलो अब क्या है कि हम इसमें कंसीडर करेंगे। केस फर्स्ट में लेता हूं, जब मैं ए और बी दोनों सेट में कितने कितने एलिमेंट ले रहा हूं, 5, है ना। फंक्शन में डिफाइन कर रहा हूं कहां से कहां तक, ए टू बी, है ना। अब मुझे निकालने हैं हाउ मेनी फंक्शंस, फंक्शन कितने होंगे, वन वन सब में निकालूंगा, है ना। और कितने होंगे, ऑन टू फंक्शन कितने होंगे और इनटू फंक्शन कितने होंगे, है ना। वन वन मेनी वन ऑन टू और इनटू फंक्शन, ये कितने कितने होंगे वो हमें देखना है। अब वन बाय वन करते हैं। ए टू बी, यहाँ पे मेरे पास 5 एलिमेंट है और यहाँ पे भी मेरे पास 5 एलिमेंट है। दोनों में मेरे पास कितने कितने एलिमेंट है, 5 5 एलिमेंट है। अब मुझे फंक्शन बताने हैं, तो देखो फंक्शन बनाने के लिए इसको एसोसिएट करने के लिए कितने तरीके हैं, 5, ये तो हम हालांकि पहले भी कर चुके हैं। फिर दूसरे को जोड़ने के लिए भी कितने तरीके होंगे, 5, जिसपे पहले जोड़ा है उस पर भी जोड़ सकता हूँ, जिसपे नहीं जोड़ा है उस पर भी जोड़ सकता हूँ। तो ये 5 5 5 और 5 टोटल कितना आएगा, 5 की पावर 5, है ना, 5 की पावर 5। अब मैं बात करता हूँ वन वन फंक्शन की। तो वन वन फंक्शन अगर मुझे जोड़ना है तो समझो जैसे पहले को मैंने इससे जोड़ दिया, तो पहले को जोड़ने के कितने तरीके हैं, 5। लेकिन जब हम वन वन फंक्शन की बात करेंगे, हम दूसरे को जोड़ने जाएंगे, तो क्या मैं इससे जोड़ सकता हूँ, नहीं। अगर दूसरे को इससे जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा, मेनी वन। तो दूसरे को जोड़ने के मेरे पास कितने ऑप्शन होंगे, 4। तो पहले के लिए 5, दूसरे के लिए 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1, तो फिर तो 5 यानी कि 120 हो गया, है ना। और अगर हमें मेनी वन निकालना है तो टोटल माइनस ऑन टू, क्योंकि देखो मेनी वन तो फिर कई सारे तरीके हो सकते हैं। भाई ये दो किसी से एसोसिएट हो, ये दो किसी एक से एसोसिएट हो, या ये 3 एक से एसोसिएट हो, तो फिर बहुत सारे तरीके होंगे। तो हम निकालेंगे इसको टोटल माइनस वन वन, है ना, टोटल माइनस वन वन, तो 5 की पावर 5 माइनस 120। ऑन टू फंक्शन की बात करें, फिर ध्यान दो, ऑन टू का मतलब क्या है, ये 5 इन 5 से एसोसिएट हो, ये 5 इन 5 से एसोसिएट हो। भाई ये 5 4 से एसोसिएट हो गए तो इनटू बन जाएगा, 3 से एसोसिएट हो तो गया तो भी इनटू बन जाएगा। तो इन 5 को इन 5 प्लेस पे क्या करना है, अरेंज, यही हुआ इसका मतलब। इन 5 को 5 प्लेस पे क्या करना है, अरेंज। और 5 को 5 प्लेस पे अरेंज करना है तो क्या है, हाँ मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अरेंजमेंट ऑफ 5 थिंग्स, कितना हो गया, फैक्टोरियल 5 यानी कि वही 120। इनटू कैसे निकालेंगे, टोटल माइनस, एक तो इस केस में मैंने निकाल लिए जब दोनों में क्या है, बराबर बराबर है ना। अब इसको लिखो, फिर आगे के केस कंसिडर करें। 3 केस बनते हैं इसमें, जब इसमें कम इसमें ज्यादा हो जाएगा, जब इसमें ज्यादा और इसमें कम हो जाएगा, और सब में अपन पांचों चीजें निकाल लेंगे।
हो गया। चलो अब हम सेकंड केस पे आते हैं। मैं इसको सेकंड करता हूं और यहाँ 5 की जगह मान लीजिए मैंने 4 कर दिया, है ना। 5 की जगह मैंने कितना कर दिया, 4। चलो अब तुम सोचो क्या क्या हो सकते हैं आंसर, फिर मैं बताऊंगा, पहले तुम करो, हाँ। अब मैंने यहाँ पे 4 कर दिया और वहां पे 5 कर दिया, तो पहले खुद से लिखो फिर मैं बताऊंगा, हाँ? आराम से करें, कोई जल्दी नहीं है। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने सिखाया वैसे करना है। करो। सारे हो गए। कलिया में लिखो आंसर। देखो अब फंक्शन की बात करें तो अब पहले को जोड़ने के कितने हैं, 5, 5 और 5, 625। सही लिखा। अब अगर 1 1 करने हैं, तो फिर वही पहले को जोड़ने के 5, 4, 3 और 2, तो कितना आएगा, 120। कितना आएगा, 120, है ना। अब अगर मैं मेनी वन की बात करूं तो कितना आएगा, 625 माइनस 120, है ना। ऑन टू की बात करूं तो यार इसके बैटरी की प्रॉब्लम है, बीच बीच में आवाज चली जाती है। अब ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, देखो ऑन टू फंक्शन होंगे 0। क्यों होंगे ऑन टू फंक्शन, देखो यहाँ 4 एलिमेंट है। अगर मान लीजिए 4 को आपने इन 4 से एसोसिएट कर दिया, तो अब एक एलिमेंट तो खाली रहेगा ही रहेगा ना।
कम से कम एक एलिमेंट खाली रहेगा। पांचों को एसोसिएट किससे करोगे? ऐसे तो नहीं कि आप एक को दो से कर दोगे, वो कर दोगे तो फंक्शन ही नहीं रहेगा, तो वो तो कर ही नहीं सकते, अपने पास ऑप्शन ही नहीं है, और ऑप्शन नहीं है तो फिर ये हमेशा क्या रहेंगे, इनटू फंक्शन ही रहेंगे। एक एलिमेंट कम से कम बचेगा, तो एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी नॉट एसोसिएटेड, देयरफॉर ऑन टू फंक्शन कितना हो गया, 0। चाहो तो लिख सकते हो एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी नॉट एसोसिएटेड विद ए, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी नॉट एसोसिएटेड विद ए, एटलीस्ट वन एलिमेंट इसका एसोसिएट नहीं होगा, और नहीं होगा तो फिर यहाँ पे ऑन टू एग्जिस्ट नहीं करेगा, जो जितने भी फंक्शन होंगे वो कितने होंगे, इनटू होंगे। क्लियर है सबको? चलो अब हम अगले सवाल पे आते हैं। केस थर्ड बनाता हूं मैं। अब मैं इसमें वापस 5 करता हूं, और इसमें मान लीजिए मैंने 3 कर दिया, इसमें मैंने 5 कर दिया, और इसमें मैंने कितना कर दिया, 3 कर दिया। चलो अब के बार हमने इसमें कितने कर दिए, 5, और अब इसमें कितने कर दिए अपन ने, 3, है ना। अब हम इस केस की बात करते हैं। हमने इसमें वापस 5 कर दिए हैं, और इसमें कितने कर दिए हैं, 3। अब बताओ, फंक्शन पहले को जोड़ने के 3 3 3 3 और 3, 3 की पावर 5, और 1 1 फंक्शन 0। अब क्लियर है कि यहाँ पे 1 1 नहीं बन पाएगा, क्योंकि दिख रहा है कि जैसे मैंने इसको जोड़ दिया या इसको जोड़ दिया, और यहाँ पे 3 एलिमेंट है, मान लीजिए मैंने इन तीनों को तीनों से जोड़ दिया, तो अब 2 एलिमेंट यहाँ पे बचेंगे ही बचेंगे। अब अगर मैं नहीं जोड़ूं तो फंक्शन ही नहीं रहेगा, नहीं जोड़ू तो फंक्शन ही नहीं रहेगा, और जोड़ने गया तो मिनिमम बनना तय है, कहीं भी जोड़ू, जोड़ने गया तो मिनिमम बनना तय है, तो सारे के सारे क्या होंगे, मिनिमम। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू में यहाँ पे, हाँ तो ऑन टू में यहाँ पे लिखो, क्या चीज है ऑन टू, लिखो 1 मिनट यहाँ पे लिख लो। हाँ तो यहाँ पे लिखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 थिंग्स, distribution of 5 things among 3 person, distribution of 5 things among 3 person such that each receive at least one thing, है ना। distribution of 5 things among 3 person such that each receive at least, भाई मैं कह रहा हूं कि आप इसको ऐसे समझे कि ये 5 चीजें हैं, 3 लोगों में बांटना है, और सबको कम से कम कितना मिलना चाहिए, एक। सबको कम से कम एक मिलेगा तभी तो ऑन टू होगा। जैसे ये जो लिखा है इसका मतलब ये, इसको ये मिल गया, इसको ये मिल गया, और इसको ये तीनों मिल गए।
तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि 5 चीजों को 3 लोगों में बांटना है और सबको कम से कम कितना मिलना चाहिए, ए। सबको कम से कम कितना मिलना चाहिए, ए। अब वो कोई से भी हो सकता है। अब जैसे मैं कह रहा हूं कि 3 इसको मिले, तो हो सकता है इसको 3 1 मिल जाए, 3 मिल जाए, 5 मिल जाए, मिल सकते हैं। कोई से भी 3 इसको मिल गए, कोई से भी 2 इसको, तो अलग अलग केस बनेंगे। तो वो सारे केस एक तरह से मैंने क्या मान लिए, 5 चीजों को 3 लोगों में बांटना है और सबको कम से कम कितना मिलना चाहिए, एक। और वो चीज हम किससे निकालते हैं, ग्रुपिंग। ग्रुपिंग याद आती है कुछ, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, कितना आया 150। 5 चीजों को 3 लोगों में बांटना है, सबको कम से कम कितना मिलना चाहिए, एक। या आप वो समझे तो ये अपने अभी आज डीपीपी जो हमने डिस्कस की थी उसमें छठा सवाल यही चीज थी, 150 वाले। जो 6 क्वेश्चन था वो यही चीज थी, 5 चीजों को 3 लोगों में बांटना है, सबको कम से कम कितना मिलना चाहिए, एक। क्लियर है बात। हो गया, चलो। अब देखो, जो अभी तक जेई में सवाल पूछे गए ना इस सेगमेंट के, पीएनसी रिलेटेड प्रॉब्लम के, वो है कि उसने अलग अलग केस बना लिए, कभी इसमें ज्यादा कभी उसमें कम दे दिया, और 5 चीजें पूछ ली कि वन वन, मेनी वन, ऑन टू, इनटू और फंक्शन या रिलेशन, है ना। इससे ज्यादा नहीं पूछा गया है। लेकिन फिर भी अभी इसमें थोड़ी सी और प्रॉब्लम हम करेंगे। लेकिन जो अभी तक पूछा गया है वो क्या है, यही चीजें है ना। तो ये भी अगर हम सीख लेते हैं, बना लेते हैं, तो अच्छी है। इनटू, अच्छा लिखूं वो भी, अच्छा तो ऐसे लिख देता हूँ, 3 की पावर 5 माइनस 150। ठीक है, तो यहां तक कर लेंगे तो ठीक है। जो अभी तक पूछा गया है वो इसी सेगमेंट से पूछा गया ना, लेकिन अब थोड़े से और आगे तब सवाल पे हम जाते हैं। तो जो पूछा गया है वो तो यही वाला सेगमेंट है ना, जो मैंने लिख दिया है तुम्हारे सामने, है ना। चलो अब इसके बाद लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। सेट ए है मेरे पास 1 2 3 4 5, है ना। और सेट बी है मेरे पास कितना, 1 2 3। और क्वेश्चन है मेरे पास फर्स्ट, हाउ मेनी function are defined, how many function are defined how many function are defined from a to b, how many function are defined from a to b such that, how many function are defined from a to b such that fi less than equal है fj for every I less than j, fi less than fj for every I less than j। और एक सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ देम आर ऑन टू। मुझे ये भी बताना है कि इनमें से कितने फंक्शन जो हैं वो ऑन टू है। हाउ मेनी ऑफ देम आर ऑन टू।
हाउ मेनी ऑफ देम आर ऑन टू, हाउ मेनी ऑफ देम आर ऑन टू। मुझे ये भी बताना है कि इनमें से कितने फंक्शन जो हैं वो क्या है, ऑन टू है। अब समझो, ये कह रहा है कि मुझे इधर 5 है, 1 2 3 4 5, और इधर कितने हैं, 3 है ना, 1 2 3। अब जो मैपिंग है, इस मैपिंग का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे अगर 2 1 से बड़ा है तो f ऑफ 2 जो है वो f ऑफ 1 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, यस और नो। ये इस कंडीशन का मतलब है ना, कि 2 1 से बड़ा है तो f ऑफ 2 किससे ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए, f ऑफ 1 से। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, अगर आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो आप इसको ऐसे सोल्व कर लो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 आइडेंटिकल थिंग्स, 5 आइडेंटिकल थिंग्स among 3 पर्सन। 5 आइडेंटिकल थिंग्स को कितने लोगों में बांटना है, 3। 5 आइडेंटिकल चीजों को कितने लोगों में बांटना है, 3। ये डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, कोई बाउंडेशन नहीं है, 5 आइडेंटिकल चीजों को कितने लोगों में बांटना है, 3। मतलब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको ये बांटना है y1 प्लस y2 प्लस y3, इनमें कितनी चीजों को बांट देना है, 5। और yi क्या है, पॉजिटिव। सॉल्यूशन जानते हो इसका, एक फॉर्मूला होता है n प्लस पी माइनस 1 सी पी माइनस 1। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने ये कह दिया कि भाई इसकी जगह तुम क्या कर लो, ये सोल्व कर लो, तो अब पहले मुझे बताना पड़ेगा कि ये और ये क्या है, एक ही चीज है। भाई निकालना हमें ये है कि उन फंक्शन की क्वांटिटी निकालनी है जो इस रिलेशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें। और मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इसको निकालने की जगह क्या निकाल लें, कि 5 आइडेंटिकल चीजों को 3 लोगों में बांटना है, किसी को कितना भी मिल सकता है। तो वो में होता है अपन y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 5। इसके सॉल्यूशन वो आते हैं, कितने आते हैं, इसके सॉल्यूशन आते हैं n प्लस पी माइनस 1 सी पी माइनस 1, जिस भी फॉर्म में तुमने याद कर रखा हो। तो कितना हो जाएगा, 21। कितना हो जाएगा, 21। अब हम समझते हैं कि यार हम इस प्रॉब्लम को ये प्रॉब्लम कैसे बता रहे हैं, कि मैं कह रहा हूं कि यहाँ जो मुझे फंक्शन बनाना है वो यही चीज है, वो कैसे है। देखो अब मैं इन दोनों के बीच का काम तुम्हें समझा देता हूँ ताकि तुम्हें बच्चे। अब जैसे इसका ये जो इक्वेशन लिखी है y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 5, इसका एक सॉल्यूशन ये होगा कि मैं इसको 3 दे दूं, इसको 2 दे दूं, इसको 0 दे दूं। इसको 3 चीजें मिली, इसको 2 चीज मिली, इसको 1 चीज मिली। तो ये जो सॉल्यूशन होगा, इसको मैं इस सवाल में कैसे समझूंगा, इस सॉल्यूशन को मैं इस सवाल में ऐसे समझूंगा कि 1 2 3 4 5 है, 1 2 3, तो इसको 3 चीजें मिली तो इसको ये तीनों चीजें मिली, इसको 2 चीज मिली तो इसको ये दोनों चीजें मिली। ये मैं इसको समझूंगा। तो अगर इस सॉल्यूशन को मैं ये समझूंगा तो क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यस। देखो अगर 2 1 से बड़ा है तो क्या f ऑफ 2 f ऑफ 1 से बड़ा है या बराबर है, हाँ बराबर है, बराबर है ना। अगर मैं कह रहा हूं 4 3 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है, तो क्या f ऑफ 4 f ऑफ 3 से बड़ा है, यस। नजर आता है, f ऑफ 4 किससे बड़ा है, f ऑफ 3 से बड़ा है। तो इसका हर एक सॉल्यूशन कहीं ना कहीं एक मैपिंग होगी जो हमें चाहिए, कहीं ना कहीं एक मैपिंग होगी जो हमें चाहिए। अब कोई कहते हैं कि सर एक और बताओ, चलो एक और सवाल ले लेता हूं मैं इसी में, जैसे ये लिया ना मैंने, सेकंड पार्ट तो लिख लिया तुमने, है ना। जैसे ये मान लीजिए एक सॉल्यूशन तुम्हारा ये भी तो हो सकता था, 2 2 और 1, 2 2 और 1। तो इसका मतलब मैं क्या समझता, 2 2 और 1 का मतलब, इसको 2 2, इसको ये 2 और इसको ये 1।
दिस इज 2 to 1। अब देखो क्या ये मैपिंग ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है? यस। अब ये मैं एक पर्टिकुलर पैटर्न ले रहा हूं। आइडेंटिकल मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पैटर्न है। मैं ऐसे नहीं ले सकता कि 1, 3 और 5 को 1 से जोड़ दो, नहीं, क्योंकि डिफरेंट नहीं है ये चीजें। क्या है? आइडेंटिकल। मतलब ये एक केस एक ही बार कंसीडर होगा, ये एक केस एक ही बार कंसीडर होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है? एक केस, और ये मैंने एक रिप्रेजेंटेशन बनाया। ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन बना? दूसरा। ये आपस में इंटरचेंज नहीं हो सकते, ये आपस में इंटरचेंज नहीं हो सकते, इसलिए हमने क्या कहा? आइडेंटिकल चीजों को बांटना है। ये चीजें मैंने क्या मान ली? आइडेंटिकल। तभी तो मैं कह रहा हूं पहली 3 ही इससे जुड़ेगी। समझ रहे हो? पहली 3 ही इससे जुड़ेगी। ऐसा नहीं कि तुमने 1, 3 और 5 को जोड़ दिया, नहीं। 1, 3, 5 को जोड़ने से तो फिर वो क्या हो जाता? डिफरेंट चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता। वो तो फिर किससे करते हैं? ग्रुपिंग से। किससे करते हैं? ग्रुपिंग से। ये है। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को हम समझ सकते हैं 5 आइडेंटिकल चीजों को 3 लोगों में बांटना, जब कोई फाउंडेशन ना हो। ठीक, फिर समझे। अब जो हमने सेकंड वाला सवाल लिया था, जिसमें हमें क्या निकालने थे? ऑन टू। तो जब ऑन टू होगा तब, ऑन टू का मतलब है ये तीनों काम में आने चाहिए। ऑन टू का मतलब क्या है? ये तीनों काम में आने चाहिए। तो ये तीनों काम में आने चाहिए, मतलब कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा? जब सबको कम से कम क्या मिले? एक। तो सवाल तो वही रह जाएगा ऑन टू के केस में, y1 प्लस y2 प्लस y3 तो 5 रहेगा, लेकिन yi क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल 1। करे थे ना ये सवाल अपन ने? तो ग्रेटर देन इक्वल 1 वाला केस हो जाएगा। मतलब दिस इज ऑन टू, दिस इज इनटू। यहाँ पे खाली रह रहा है ना, तो इसमें तो सारे केस आएंगे, ये वाले भी और ये वाले भी। लेकिन जब हमें ऑन टू बनाना है तो वो लेना पड़ेगा जब सबको कम से कम कितना मिले? एक। सबको कम से कम कितना मिले? एक। क्लियर है सबको? अब लिख लो। थोड़ा वैसा प्रॉब्लम है, जो अभी तक पूछे गए वो मैंने तुम्हें क्लियर बता दिया है ना? लेकिन चूंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाते वक्त मुझे सारे तुम्हें वो बताने पड़ेंगे कि भाई ऐसा भी सवाल बन सकता है या ऐसा भी सवाल बन सकता है, इसलिए अपन ने इसको किया है। बाकी जो अभी तक पूछा गया है वो मैंने वो क्रॉस का निशान लगा के तुम्हें बता दिया है कि अभी तक पूछा ये गया है ना? ये हम उसके अपर साइड की बात कर रहे हैं कि भाई वो बनाना चाहे तो फिर इस तरह भी कुछ सवाल बना सकता है। इसका सॉल्यूशन निकालो, ऑन टू वाले का अगर आता हो तो मैं निकालना तो। पागल है क्या? इससे कम आएगा ना, टोटल केस है तो उससे कम आएगा। तो 150 कहाँ से ला रहा है? जब ये 21 आ रहे हैं तो वो तो कम आएगा ऑन टू। ये टोटल इस टाइप के फंक्शन है, इसमें से ऑन टू देखने हैं, तो 150 कैसे आ जाएगा? उससे तो कम ही आएगा 21 से। 150 तो वो तो डिफरेंट आइडेंटिकल चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। अरे पीएनसी पढ़ाई है ना। एक्चुअली 4 चीजें होती है ये, मुझे लगता है कुछ भी कहीं भी लगा देते हो तुम, है? देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। 4 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, है ना? एक तो होता है डिफरेंट चीजों को बिना किसी बाउंडेशन के बांटना। एक होता है डिफरेंट चीजों को बाउंडेशन के साथ बांटना। ठीक है?
एक होता है आइडेंटिकल चीजों को बिना किसी चीज बाउंडेशन के साथ बांटना, और आइडेंटिकल चीजों को बाउंडेशन के साथ बांटना। सवाल को पहचानना पड़ता है ना, इसलिए से बता रहा हूं मैं। क्या मैंने बोला? डिफरेंट को बांटना है तो बाउंडेशन से बांटना है या बिना किसी बाउंडेशन के बांटना है। आइडेंटिकल को बांटना है तो बिना किसी बाउंडेशन के बांटना है या बाउंडेशन के साथ बांटना है। चार चीजें बनती हैं। मैं समझा रहा हूं कहाँ क्या लगाना होता है, क्योंकि होता ही है कि हम पूरी पीएनसी पढ़ा देते हैं, फिर बाद में बच्चा ये रोता है कि उन्होंने कहा सर समझ में ही नहीं आता कहाँ क्या लगाना है। आप कहीं तो कहते हो कि ग्रुपिंग लगा दो, कहीं कहते हो मल्टीनोमल लगा दो, कहीं कहते हो क्या लगा दो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि कितने डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, डिफरेंट को बांटना है या आइडेंटिकल। भाई पूरी पीएनसी में यही है। अरेंजमेंट हमने किसका पढ़ा? डिफरेंट आइडेंटिकल। सिलेक्शन किसका पढ़ा? डिफरेंट आइडेंटिकल। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या है? डिफरेंट और आइडेंटिकल। अब अगर डिफरेंट में दो केस, बाउंडेशन बिना बाउंडेशन, आइडेंटिकल में दो केस, बाउंडेशन बिना बाउंडेशन। अब जब हम डिफरेंट में गए पहले, तो डिफरेंट में बिना बाउंडेशन के बांटना होता है, तो फिर वो फॉर्मूला यूज करते हैं पी की पावर एन वाला, याद है? पी की पावर एन। पी डिफरेंट थिंग मतलब एन डिफरेंट थिंग्स को पी पर्सन में बांटना है विदाउट कोई बाउंडेशन, तो फॉर्मूला होता जाता है पी की पावर एन। तो अगर डिफरेंट को बिना किसी बाउंडेशन के बांटना है तो पी की पावर एन, डिफरेंट को बाउंडेशन के साथ बांटना है तो ग्रुपिंग, डिफरेंट को बाउंडेशन के साथ बांटना है तो ग्रुपिंग। ये तो किसका मैटर हुआ? डिफरेंट का। ये दिमाग में रखना पड़ेगा अपने को, तब हम सवाल में पढ़ेंगे कि अच्छा डिफरेंट है और बाउंडेशन से बांटना है तो फिर हम उस पे जाएंगे, या डिफरेंट है बिना किसी बाउंडेशन के बांटना है तो उस पे जाएंगे। ठीक, ये बात क्लियर है? अरे हाँ या ना तो बोलो। तो पहले देखते हैं कि भाई डिफरेंट को बांटना है कि आइडेंटिकल को बांटना है। अब डिफरेंट को अगर बिना किसी बाउंडेशन के बांटना है तो पी की पावर एन वाला फॉर्मूला काम में आता है। डिफरेंट को अगर बाउंडेशन के साथ बांटना है तो ग्रुपिंग थ्योरी काम में आती है। इसके बाद आता है आइडेंटिकल को बिना बाउंडेशन के बांटना है या आइडेंटिकल को बाउंडेशन के साथ बांटना है। आइडेंटिकल को बिना बाउंडेशन के बांटना है तो ये चीज होती है वो, आइडेंटिकल को बिना बाउंडेशन के बांटना है तो ये चीज होती है वो। इस चीज को कुछ लोग फिक्सेस पार्टीशन मेथड भी कहते हैं, नाम सुना? अच्छा ठीक है, हाँ। तो मैं वही कह रहा हूँ कि कुछ लोग नाम भी बताते हैं कि फिक्सेस पार्टीशन मेथड होता है या जो भी है। तो ये होता है जिसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला काम में ले सकते हैं, एन प्लस पी माइनस वन सी पी माइनस वन, है ना? एन प्लस पी माइनस वन सी पी माइनस वन। तो ऐसे समझो कि यार डिफरेंट को अगर मुझे बिना बाउंडेशन के बांटना था तो भी फॉर्मूला था पी की पावर एन, और अगर डिफरेंट को बाउंडेशन के साथ बांटना था तो ग्रुपिंग थी। आइडेंटिकल को बिना बाउंडेशन के बांटना है तो फिर तुम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कौन सा? एन प्लस पी माइनस वन सी पी माइनस वन। और आइडेंटिकल को जब हमें बाउंडेशन के साथ बांटना होता है तो फिर आती है मल्टीनोमल थ्योरम। आइडेंटिकल को बाउंडेशन के साथ बांटना है तो फिर आती है मल्टीनोमल थ्योरम। तो ये चार चीजें हैं। अब एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जो पढ़ाया जाता है ना, ये चारों अलग अलग जगह पढ़ाई जाती है, जबकि ये चारों चीजें कहाँ पढ़ानी चाहिए? एक साथ। और हम चूंकि पढ़ाते चार चीजें अलग अलग जगह हैं, जबकि ये एक पैकेज है, मतलब ये चारों चीजें एक साथ आनी चाहिए। कि हमने क्या पढ़ा? डिस्ट्रीब्यूशन, एक पर्टिकुलर चीज। डिस्ट्रीब्यूशन में दो चीज, डिफरेंट का डिस्ट्रीब्यूशन या आइडेंटिकल का डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिफरेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है तो बिना बाउंडेशन है कि बाउंडेशन है? बिना बाउंडेशन पी की पावर है, बाउंडेशन ग्रुपिंग। आइडेंटिकल बिना बाउंडेशन है कि बाउंडेशन है? बिना बाउंडेशन फिक्सर्स पार्टीशन या एन प्लस पी माइनस वन सी पी माइनस वन, डायरेक्ट फॉर्मूला। और आइडेंटिकल बाउंडेशन के साथ है मल्टीनोमल। हालांकि आइडेंटिकल बाउंडेशन के कुछ सवाल उससे भी हो जाते हैं, आइडेंटिकल बाउंडेशन के कुछ सवाल इससे भी हो जाते हैं। ये एक तरह से बाउंडेशन ही है। आइडेंटिकल चीजों, ये मल्टीनोमल से भी कर सकते हो आप, और ज्यादा अच्छा है कि आप इससे भी कर सकते हो, है ना? क्योंकि ये भी एक तरह से बाउंडेशन है। पांच आइडेंटिकल चीजों को तीन लोगों में बांटना है, सबको कम से कम कितना मिलना चाहिए? एक।
तो इसमें क्या होता है कि जब सिंपल सवाल बनता है ना तो जनरली वो इससे हो जाता है, लेकिन जब इसमें कॉम्प्लिकेटेड सवाल बनता है, आइडेंटिकल बाउंडेशन कॉम्प्लिकेटेड, तो फिर मल्टीनोमल के अलावा ऑप्शन नहीं बचता है। तो फिर किस पे जाना पड़ता है? मल्टीनोमल पे जाना पड़ता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन की कहानी है। तो वो हमें दिमाग में रखनी पड़ेगी, तब हम सवाल को पहचान पाएंगे। मैं बार बार जोर इसी चीज पे देता हूँ ना, क्योंकि जब तक हम चीजों को पहचानेंगे नहीं, सोल्व नहीं होगा। अब ऐसे तो हर बार सवाल पूछते जाओ, कोई उसका तंत्र होगा ही नहीं। जब तक हम कॉन्सेप्ट बना के अपने दिमाग में नहीं रखेंगे ना, तब तक उसका फायदा नहीं होगा, कितने भी पूछ लो। मतलब हमने कितने भी बता दिए और तुमने कितने भी पूछ लिए, लेकिन फायदा क्या है? वो तो हमने बताया, तुमने पूछ लिए। तुम ये कहाँ समझ पाए कि किस क्वेश्चन को देख के मैं कैसे ऑब्जर्व करूंगा कि मुझे कहाँ पे क्या लगाना है। और वो कब ऑब्जर्व कर पाओगे? जब हम खुद डिवाइड करके पढ़ेंगे। अभी रेंज निकालने के अपन ने ये 6-7 कैटेगरी, वैसे होती नहीं है 6-7 कैटेगरी, कहीं भी देख लो, कोई रेंज निकालने के ऐसे 6-7 कैटेगरी नहीं होती। ये कैटेगरी इसलिए बनाई है ताकि हम कहीं ना कहीं सवाल को देख के क्या करें, पहचान पाए कि भाई क्वाड्रेटिक दिख गई तो मेरी पहली प्रायोरिटी क्वाड्रेटिक। टिक्नोमेट्री बेसिक दिख गई, जिस पर बाउंडेशन नहीं है तो मैं टिक्नोमेट्री से जाऊंगा। बाउंडेशन कहीं ना कहीं दिख रही है तो फिर मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स है। बाउंडेशन कहीं ना कहीं दिख रही है तो मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स है। अगर मुझे फंक्शन के अंदर फंक्शन दिख रहा है तो फिर मैं इनसाइड फंक्शन से उठा के करूंगा। या फिर मुझे सेम टाइप अपॉन सेम टाइप दिख रहा है तो कहीं ना कहीं उसको क्या करूंगा, कन्वर्ट करके देखूंगा। और कुछ नहीं समझ में आ रहा है और कुछ है तो फिर ग्राफ व्राफ बना के भी देख सकते हैं। तो ये एक्चुअली कैटेगरी, तो ये जो सेगमेंट है ना, वैसे इसमें भी मैं यही चीज तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, उसमें कहीं ना कहीं हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है कि भाई क्या चीज दी है। बाउंडे डिफरेंट है, आइडेंटिकल है, डिफरेंट में बाउंडेशन है नहीं है। अब जैसे सवाल हम पढ़ेंगे तो पहले ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करें भाई क्या कह रहा है वो। भाई डिफरेंट को क्या बांटना है कि आइडेंटिकल को बांटना? अच्छा डिफरेंट को बांटना है तो फिर देख लें बाउंडेशन है कि नहीं है। अब अगर ये सवाल हम पहचान लेंगे तो फिर इसके 50 सवाल आएंगे तो भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने कैटेगरी दिमाग के अपने दिमाग में बिठा ली। अब कैटेगरी बना के अपने दिमाग में बिठा ली तो अब सवाल चाहे 10 आए 50 आए, और कैटेगरी बना के अपने दिमाग में नहीं बिठाओगे तो वो तो 50 आएंगे तो 50 बारी पूछोगे फिर, क्योंकि वो कह कुछ और रहा होगा और हम लगा कुछ और रहे होंगे तो पूछे। तो वो कैटेगरी बना के जब अपने दिमाग में हम सेट कर लेंगे फिर चीजें धीरे धीरे आसान होगी। तो बात समझ में आ गई जो मैंने बताई डिस्ट्रीब्यूशन की? डिफरेंट, आइडेंटिकल, बाउंडेशन, बिना बाउंडेशन, तो 4 बन जाती है। तो डिफरेंट में तो अलग अलग ही है काम, बिना बाउंडेशन पी की पावर एन, बाउंडेशन ग्रुपिंग। लेकिन आइडेंटिकल में चीजें थोड़ी सी मिक्स है। अगर प्योरली बिना बाउंडेशन है ये, अगर प्योरली बाउंडेशन है तो फिर आपके पास है कि अगर छोटी मोटी बाउंडेशन है तो आप इसी से कर लो, फिक्सेस पार्टीशन या जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो। और अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बाउंडेशन है तो फिर मल्टीनोमल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं जाता हमारे पास। अब इसको कैसे करते हैं? इसको ऐसे करते हैं ना कि जैसे अगर डायरेक्ट करना है तो तीनों को एक एक दे दिया। अब दो चीजों को बांटना है, हाँ वो बेगर मेथड जो, हाँ वो नाम होते हैं, मतलब कुछ लोग इसको बेगर मेथड के नाम से बताते हैं, कुछ लोग, जैसे मैं कह रहा हूँ फिक्शियस पार्टीशन मेथड है, तो वो नाम है अलग अलग, है ना। तो सब पढ़ाने वाले अपने अपने नामों से इसको चलाते रहते हैं। तो जैसे भी बांटे, तो ये एक एक दे दिया, बच्ची दो चीजें, तो ये कितना हो जाएगा? 5+2 - 1C 2 - 1, तो कितना हो गया? 6C1, तो कितना आ गया? 6, है ना। तो जैसे भी सीख रखा हो वैसे हम कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चारों चीजें हैं तो हमें पहले सवाल को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि भाई वो किस कैटेगरी का, तब जाके वो सवाल होगा। नहीं तो ऐसे नहीं होगा पीएनसी का सवाल कि भाई सवाल पढ़ा और कुछ भी लगा दिया बस चलने दो। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना सवाल को, क्या चीज वो कह रहा है, उसके हिसाब से बात बनेगी। हो गया क्लियर है? हटा दूं, अगले सवाल पे आगे बढ़े। अच्छा अब इसमें भी अगर जैसे मैं इनटू फंक्शन पूछ लेता तो आंसर क्या आ जाता? टोटल माइनस ऑन टू, मतलब 21 - 6, तो कितने बचे? 15, है ना। ये आ जाता। अच्छा ये हो गया। एक और सवाल बनता है वो भी करा देता हूं मैं।
हालांकि जो अभी तक पूछा गया है सेगमेंट वो तो पहले अपन ने पढ़ लिया है ना, वही पूछा गया है अभी तक। ये तो मतलब ये जो सेगमेंट अभी ऐसा अभी कहीं पूछा नहीं गया है ना। ये तो बस वैसे ही है कि भाई अब ठीक है। चलो एक सवाल और यहाँ पे बना लेते हैं। एक सेट ए हमें दे रखा है 1 2 3 4 5। एक सेट ए हमें दे रखा है 1 2 3 4 5। हाउ मेनी onto function are defined how many onto function are defined from a to a? How many onto function are defined from a to a if first part f of x is not equals to x, second part fx is not equals to x, and f of 1 is 2, or third uh, f of x is not equals to x and f of 1 बराबर 2 और f of 2 बराबर 3। अब समझो, ये क्या कह रहा है कि मुझे ए टू ए में ज्वाइन कराना है ना। ए टू ए में ज्वाइन कराना। और 1 2 3 4 5 है, इधर भी कितने हैं 1 2 3 4 5 है। ए टू ए में करना है, लेकिन एफ एक्स एक्स से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। फंक्शन ऑन टू बनने चाहिए, इसका मतलब 5 के 5 ही काम में आने चाहिए। फंक्शन ऑन टू बनने चाहिए, इसका मतलब 5 के 5 ही काम में आने चाहिए। अब इसका मतलब ये है कि 1 1 से नहीं जुड़े, क्योंकि अगर 1 1 से जुड़ गया तो एफ ऑफ 1 1 हो जाएगा भाई। एफ ही तो डिफाइन हो रहा है ए टू बी में। तो अगर 1 1 से जुड़ गया तो इसका मतलब एफ ऑफ 1 1 हो गया। 2 2 से जुड़ गया इसका मतलब एफ ऑफ 2 2 हो गया। तो इसका मतलब 1 1 से नहीं जुड़ना चाहिए, 2 2 से नहीं जुड़ना चाहिए, 3 3 से नहीं जुड़ना चाहिए, 4 4 से नहीं जुड़ना चाहिए, और 5 5 से नहीं जुड़ना चाहिए। 1 1 से ना जुड़े, 2 2 से ना जुड़े, 3 3 से ना जुड़े, 4 4 से ना जुड़े, और 5 5 से ना जुड़े। ये इसका मतलब है। तो ये याद हो तो अपने 11th में सवाल नहीं था, 5 लेटर और 5 एनवलोप है, और 5 लेटर 5 करस्पॉन्डिंग एनवलोप में रखना है कि कोई भी लेटर करेक्ट एनवलोप में ना जाए। डीअरेंजमेंट ऑफ 5 थिंग्स, वही चीज बन गई ना ये। 1 1 से ना जुड़े, 2 2 में से, तो ये ऐसे समझ लो 5 लेटर 5 करस्पॉन्डिंग एनवलोप। और ये जो लिखा है इसका मतलब कोई भी लेटर अपने करेक्ट एनवलोप में ना जाए। तो क्या लिखेंगे, डीअरेंजमेंट ऑफ 5 कितना होता है 44 होता है। 5 तक के याद रख सकते हैं। तो डी अरेंजमेंट ऑफ 5 कितना हो गया 44। देखो ये हो गया सबका। अब इसमें आते हैं।
नहीं, ये क्या? हाँ याद आ गया ना, हाँ। ये भी सवाल अपने क्लास में आया हुआ है। ये पहला वाला तो लिख लिया। अब जैसे हमें दूसरा वाला करना है, तो दूसरे वाले का मतलब क्या है? भाई ये कह रहा है कि आपको ये मैपिंग बनानी है, 1 2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ए टू ए। फंक्शन डिफाइन करना है एफ। अब ये कह रहा है कि इस मैपिंग में जो वन है वो कहां पे चला गया? टू पे। वन किस पे फिक्स हो गया? टू पे। तो अब इसमें दो केस बन जाते हैं। इसमें कितने केस बन जाते हैं? दो केस बन जाते हैं। दो केस क्या बन जाते हैं वो समझे। कि ये वन तो टू पे उसने फिक्स कर दिया, तो दो केस क्या बनते हैं कि या तो टू वन पे चला जाए, फिर थ्री थ्री पे ना जाए, फोर फोर पे ना जाए और फाइव फाइव पे ना जाए, और या फिर टू वन पे ना जाए, थ्री थ्री पे ना जाए, फोर फोर पे ना जाए और फाइव फाइव पे ना जाए। क्योंकि इसने इसका एनवलप ले लिया, तो अब या तो ये इसका एनवलप ले, या तो ये इसका एनवलप ना ले, उस हिसाब से। तो ये होता है डीअरेंजमेंट ऑफ कितना? थ्री प्लस डीअरेंजमेंट ऑफ फोर। अब ये थर्ड वाले का आंसर निकाल के बताऊं। हाँ फाइनल आंसर बताओ जो भी आ रहा है। इसीलिए तो कह रहा था फाइनल आंसर निकाल के बताओ, मुझे पता है उसमें भी गलती कर दोगे, इसीलिए बोल रहा हूँ भाई। किसका आंसर? पहले डिसाइड कर लो तुम सब मिलके क्या आंसर रखना है। ऑनलाइन का बच्चा लिख रहा है सर D4 रिपीट कर दो। अरे D4 में क्या रिपीट करूं भाई? एक आंसर 46 बता रहा है। कितने कितने तो आंसर बता रहे हैं। हम्म। हम्म। एक तो पहले बच्चा पूछ रहा है कि D4 इसको ही समझा दो। ये D4 ऐसे हुआ ना भाई, ये इस पे नहीं जाएगा, ये इस पे नहीं जाएगा, ये इस पे नहीं जाएगा और ये इस पे नहीं जाएगा, तो चार चीजों का डी अरेंजमेंट करना है। भाई हमने इसके लिए प्लेस बताया ना कि भाई ये इस पे नहीं जाना चाहिए, ये तो तीनों नहीं जाने चाहिए, और एक में ये इस पे चले जाना चाहिए, तो ये इस पे चला गया तो तीन को डी अरेंज किया। ये इस पे नहीं जा रहा तो इसका भी डी अरेंजमेंट, और इन तीन का, तो टोटल कितनी चीजों का डी अरेंजमेंट हो गया? चार। और इसमें अपने पास कितना आएगा? D2 प्लस D3। D3 कितना होता है? 2। D4 कितना होता है? 9।
ये कितना होता है D2 1 और ये 2, तो कितना आएगा? वैसे तो ये अपन निकाल सकते हो, नहीं तो फॉर्मूला है उससे निकाल सकते हो ना, फिर वो फॉर्मूला भी तो है। डी एन का क्या फॉर्मूला है? फैक्टोरियल एन अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 एन टर्म्स तक जो लेते हैं अपन। तो अगर तुम्हें इससे दिक्कत आती है तो इससे सोल्व करके देख लो। अभी देखो एक जना 46 आंसर लिखा है। 46 किसका आंसर लिख दिया भाई, सेकंड का कि थर्ड का? कैसे निकाल लिया ये 46? क्लियर है सबको ये? अब इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। अब इसके बाद क्या पढ़ना है? इसके बाद तो पढ़ना है अपने को इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन, लेकिन अब वो आज तो होगा नहीं, कल शुरू करेंगे। आज तो इसी में टाइम लग गया। और पूछो, तुम्हें कुछ डाउट पूछना हो तो, कोई समस्या? जो घर बैठे हैं उनको कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या हो तो बताएं फिर, या और कुछ पूछना हो तो अनम्यूट कर दूं भला ही। अनम्यूट भी कर दिया मैंने अपने आप को, चाहे तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। कुछ पूछना करना है क्या भाई? हाँ नहीं, देख लो, तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछ लो, जो ऑफलाइन है वो भी पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन वाले ही पूछेंगे। अरे यस और नो तो बोला करो, ये जो घर बैठे हैं वो। आ गया, सबका हो गया? चलो तो अब वो कल होमवर्क में क्या करके लाओगे वो बताओ। कल तो, क्या तो मंडे को आओगे? हैं? नहीं, अभी तो कल भी क्लास है ना। हाँ तो थोड़ा सा ले लेते हैं फिर होमवर्क। शीट में ले लो, ऐसा करो फिर, डीपीपी तो नहीं लेते हैं। शीट में लो। एक्सरसाइज 1 पार्ट सेकंड में सेक्शन डी। सेक्शन डी में जो सवाल बच रहे हैं वो है ना। एक्सरसाइज 1 पार्ट सेकंड में सेक्शन डी, है ना। एक्सरसाइज 1 पार्ट सेकंड सेक्शन डी। कुछ एक सवाल बच रहे हैं, 3 4 वही लेने हैं ना। और पार्ट थर्ड में भी सेक्शन डी ले लो। 2 2 3 3 सवाल ही बच रहे हैं, इसमें ज्यादा नहीं है ना। पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड में सेक्शन डी ले लो, ताकि जो भी इसमें अपना बच रहा होगा वो खत्म हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये 5 6 सवाल तो ये हो गए। टू पार्ट फर्स्ट में अपन ने कहाँ तक कर लिया? टू पार्ट फर्स्ट में अपन 14 तक पहुंच चुके हैं ना। चलो तो ठीक है, इसमें अभी ज्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं। टू पार्ट सेकंड में अपन कहाँ तक पहुंच चुके हैं? 6 तक पहुंच चुके हैं। 6 तक पहुंच चुके हैं ना इसमें। हम्म। तो इसमें ऐसा करो, एक्सरसाइज 2 पार्ट सेकंड में ले लो तुम 7 to 10, और पार्ट थर्ड में ले लो 1 to 5 6 सवाल इसमें भी ले लो। 1 to 5 ले लो, है ना। चलो ये ले लो बस, ज्यादा नहीं।
ठीक है, तो ये अपन कल डिस्कस करेंगे। पार्ट सेकंड, सेक्शन डी, पार्ट थर्ड, इनमें तो 3-4 सवाल इसमें बच रहे होंगे, 3 सवाल इसमें है ना। और एक्सरसाइज 2 पार्ट सेकंड में 7 to 10 और पार्ट थर्ड में 1 to 5, ये कल डिस्कस करेंगे। फिर आगे इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन पढ़ाएंगे, है ना।